नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ माविया खान। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। उत्तराखंड में बर्फबारी जारी है। कुदरत के सफेद रंग में रंगे हैं भगवान बद्री विशाल। धाम में चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। पहाड़ों की रानी मसूरी में छाया है कोहरा। बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने जताया है पूर्व अनुमान। उत्तराखंड में अभी जारी रहेगी ठंड। आज मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कुछ इलाकों में जताई है ओलावृष्टि की संभावना। मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। मौसम विभाग ने कल 5 जनवरी के लिए जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। 5 जनवरी को प्रदेश के 5 जिलों में भारी बर्फबारी की संभावना है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बर्फबारी की संभावना है। भारी बर्फबारी से पहाड़ का यातायात भी प्रभावित होगा। तो उत्तराखंड में लगातार मौसम करवट बदल रहा है और ज्यादा ठंड बढ़ती ही जा रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में कोहरा छाया हुआ है और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड में अभी ठंड जारी रहेगी और जैसे जैसे जनवरी आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही है। आज मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। लगातार बर्फबारी के चलते बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। चारधाम में प्रदेश के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग ने 5 जनवरी के लिए जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। हरिद्वार देहात क्षेत्र में बारिश हो जाने से पारा और गिर गया है, यानी ठंड और प्रचंड हो गई है। ऐसे में गरीब बेसहारा लोगों की मुसीबतों में और इजाफा हो गया है। प्रशासन की ओर से ठंड से बचाव के क्या इंतजाम किए गए हैं, इसे लेकर हिंदी खबर टीम ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर जायजा लिया। इस दौरान लोगों से बातचीत भी की गई है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश भर में पिछले 2 सप्ताह से लगातार ठंड प्रचंड हो रही है और ऐसे में बीती रात से बारिश शुरू हो गई है। हरिद्वार देहात क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। हम लक्सर में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। मेरे पीछे कैमरा मैन से इस तरह लोग जो हैं कहीं ना कहीं ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। ये लोगों से कुछ बात भी करेंगे। आपका नाम क्या है? सोहन भाई, इस तरह से ठंड बढ़ी है तो लेकर के क्या कहेंगे? मौसम का कहर है, प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम है? कोई नहीं, और भी लोग यहाँ मौजूद। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? विनीत भाई, इस तरह से अब ठंड का प्रकोप तो अब रात से बारिश हुई है, अब और बढ़ गया है। प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं? इंतजाम कोई ऐसा खास किया नहीं है। तो ये जो अलाव आपने ये खुद जला आपने? जी खुद जला है। तो आपने सुना अलाव भी खुद जला है, और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है? अच्छा, ये ठंड में मना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है यहाँ आते जाते जो है ठंड से फिटुर रहे हैं। और ये पूरा इलाके का फिलहाल हाल है। हम यहाँ आप सामने देखिए कुछ दुकानदार हैं जो कहीं ना कहीं ठंड से बचने के लिए अपनी भट्टी खिला रहे हैं। और मूंगफली। आपका नाम क्या है जी? नौशाद भाई, ठंड में इस तरह से रात से बारिश हो रही है और लगातार बारिश हो रही है, ठंड और भी बढ़ गई है, तो कारोबार पर कितना फर्क पड़ा है? कारोबार में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया जी। मतलब पहले के मुकाबले कम ग्राहक आ रहे हैं? वहाँ कम आ गया। और प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम है ठंड से बचने के लिए? कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है जी? जी हमको के पास बेंजी गाँव से आए हैं। तो ठंड में इस तरह बारिश हो रही थी, आपने तो काफ़ी ठंड लगी होगी आपको? ठंड लग रही है तो मजबूरी। कहाँ जा रहे हैं आप? अभी हमको घर जा रहे हैं। अच्छा, किसी वजह से जा रहे हैं? तो मजबूरी में लोगों को घर से निकलना पड़ता है। और भी लोग हैं बाइक पे हैं। आपका नाम है? अमित भाई, इस ठंड को लेकर क्या कहेंगे? जो रात को बारिश हो गई और भी बढ़ गई है ठंड, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहेंगे, ये तो हंस रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं ये लोगों का जीना दुश्वार कर रहा है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि जो तिराहे चुराहे हैं या ऐसे सार्वजनिक स्थल हैं जहाँ पर बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन, ऐसे में गरीब लोग जो ठंड की मार झेल रहे हैं उनके लिए अलाव की व्यवस्था होना जरूरी है, नहीं तो कोई ना कोई अनहोनी भी हो सकती है। ऐसे में हम साफ तौर पर कहेंगे कि लोग खुद भी सावधान रहें, क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। जसप्रीत सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। बात करेंगे अगली अहम खबर की। आज मनीष सिसोदिया मदन कौशिक में डिबेट का कार्यक्रम है। सुबह 11 बजे IRDT ऑडिटोरियम में रखा गया है कार्यक्रम। केजरीवाल मॉडल बनाम त्रिवेंद्र रावत मॉडल पर बहस करने के लिए देहरादून आए हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया।
शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक को पत्र लिखकर डिबेट का निमंत्रण दिया था। मदन कौशिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डिबेट में न जाने के संकेत दे चुके हैं। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके लिखा है कि आपके निमंत्रण पर त्रिवेंद्र रावत मॉडल बनाम केजरीवाल मॉडल पर बहस के लिए देहरादून आ रहा हूं। मदन कौशिक जी, आप 100 नहीं बस 5 काम गिनवा दीजिएगा जो आपकी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा आदि के क्षेत्र में उत्तराखंड के लोगों के लिए सफलतापूर्वक किए हों। तो मदन कौशिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डिबेट में न आने के संकेत दे चुके हैं और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया देहरादून पहुंच चुके हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, क्या माना जाए, मदन कौशिक आज नहीं पहुंचेंगे डिबेट में? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कल देहरादून पहुंच चुके थे। कल शाम को देहरादून पहुंचे थे और 11 बजे का आज सुबह आईआईबी ऑडिटोरियम में समय तय हुआ डिबेट के लिए। लेकिन जो शासकीय प्रवक्ता है, शहरी विकास मंत्री है मदन कौशिक, वो पहले ही कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो संकेत दे चुके हैं कि वो डिबेट में नहीं जाएंगे। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो पत्र मनीष सिसोदिया ने लिखा है उसमें कई गलतियां हैं, उसमें तारीख की गलती है, उसमें 4 जनवरी 2020 लिखा है। तो इस तरह की छोटी छोटी जो टाइपिंग की गलतियां होती हैं वो मदन कौशिक ने पकड़ी और उन्होंने ये भी कहा कि इन तमाम चीजों की गंभीरता व्यक्ति की पता चलती है, वो जल्दबाजी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, जिससे साफ होता है कि वो डिबेट में नहीं जाने वाले हैं। वहीं दूसरी और मनीष सिसोदिया की अगर हम बात करते हैं तो वो जो निर्धारित कार्यक्रम था उनका कल शाम को उनको देहरादून पहुंचना था, वो देहरादून पहुंचे और आज सुबह 11 बजे वो आईआईबी ऑडिटोरियम में जो तय कार्यक्रम है वहां पे डिबेट होनी है। तो वहां पे 1 घंटा मदन कौशिक का इंतजार भी करेंगे। तो बिल्कुल जो तय कार्यक्रम था मदन कौशिक के। जी बिल्कुल चंद्रमोहन, बहुत बहुत शुक्रिया ये अहम जानकारी हमें देने के लिए। बात करेंगे अगली अहम खबर की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष में डिबेट की चुनौती को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने डिबेट की चुनौती को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का वजूद नहीं, ये कहा प्रीतम सिंह ने। फालतू में मामले को बढ़ाया जा रहा है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बेहद सक्रिय दिखाई दे रही है उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए, उसी के मद्देनजर अब प्रीतम सिंह का बयान सामने आया है। कह रहे हैं कि डिबेट की चुनौती को लेकर जो कुछ भी कहा जा रहा है वो फालतू की बातें उठाई जा रही हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का वजूद नहीं है। तो कांग्रेस जो कि लगातार विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियों में लगी हुई है और अब उन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। फालतू में मामले को बढ़ाया जा रहा है, ये कहा प्रीतम सिंह ने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में तो कोई वजूद ही नहीं है। पिछले 4 वर्षों में सरकार ने इस प्रदेश के अंदर कोई ऐसा काम किया नहीं है जिसके आधार पर सरकार कोई अपनी उपलब्धि गिना सके। तो नूरा कुश्ती हो रही है, होने दी कि आपका कोई भी नेता आ जाए लेकिन कोई भविष्य उत्तराखंड राज्य के अंदर आपका नहीं है। नूरा कुश्ती करते रहें, एक दूसरे को कुछ कहते रहें, पर लेकिन जमीनी हकीकत। उत्तराखंड से आपको एक और अहम खबर दे दें। उत्तराखंड में रोजगार के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने सरकार को घेरा है। हरीश रावत ने राज्य सरकार के 7 लाख लोगों को रोजगार देने के वादे को झूठा बताया है। त्रिवेंद्र सरकार अब तक केवल 3100 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर पाई है, ये कहा है हरीश रावत ने। जबकि उन्होंने कहा है कि जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 32,000 लोगों को रोजगार दिया था। अपने कार्यकाल की नियुक्तियों को विभागवार सार्वजनिक करने को तैयार हूं। तो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के महासचिव हरीश रावत की ओर से ये अहम बयान दिया गया है। ट्वीट करके उन्होंने ये बात कही है कि रोजगार का जो मुद्दा है उसको लेकर कांग्रेस ने अच्छा काम किया था बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी के। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं आंकड़े भी गिना सकता हूं कि हमने कितने लोगों की नियुक्ति की थी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी अब तक बेहद कम लोगों की नियुक्ति ही कर पाई है। तो लगातार कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर
सरकार को घेरती आई है और अब रोजगार को लेकर हरीश रावत का ये ट्वीट सामने आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के हरीश रावत, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। त्रिवेंद्र सरकार को लेकर बेरोजगारी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। 7 लाख लोगों को रोजगार देने के वादे को झूठा बताया है हरीश रावत ने। भारतीय किसान यूनियन टिकैत की ओर से प्रस्तावित रैली दिल्ली चलो के तहत भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और किसानों ने रुड़की के प्रशासनिक भवन से इकट्ठा होकर दिल्ली चलो रैली का आयोजन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दिल्ली की ओर कूच किया। इस दौरान किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए रुड़की के गणेशपुर गंगनहर पुल पर पुलिस ने किसानों को बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की। वहीं पुलिस और किसानों के बीच नोकझोंक धक्का मुक्की हुई। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश पदम सिंह रोड ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जो 3 अध्यादेश कानून बिल पास करके किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, इसे किसान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रही बात डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस मुख्यालय में कुंभ की तैयारियों को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में डीजीपी ने आगामी महाकुंभ मेले के दौरान यातायात प्रबंधन, भीड़ प्रबंधन और असामाजिक एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों के संबंध की गई तैयारियों और अन्य पुलिस व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। डीजीपी ने यातायात सुचारू रूप से चलने, पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने, भीड़ प्रबंधन के लिए कार्य योजना तैयार करने और कुंभ क्षेत्र में कार्यरत सभी व्यक्तियों के सत्यापन कराने को लेकर दिशा निर्देश दिए। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को होटल और धर्मशालाओं में नियमित चेकिंग और सीसीटीवी मैपिंग को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में डीजीपी ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बम निरोधक दस्ते की सहायता से सघन चेकिंग कराए जाने और संवेदनशील इलाकों में आतंकवाद विरोधी दस्ते की मॉक ड्रिल कराने के भी निर्देश दिए हैं। अब आपको एक अहम खबर दे दें। पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कांग्रेस से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं किशोर उपाध्याय। किशोर उपाध्याय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी है। अपने संपर्क में आए लोगों से खुद को आइसोलेट करने की अपील की है किशोर उपाध्याय ने। तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इस बात की जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट के जरिए दी है। साथ ही उन्होंने उन लोगों से अपील की है जो लोग भी उनके संपर्क में आए थे वो आइसोलेट हो जाएं। ये अपील किशोर उपाध्याय की ओर से की गई है। तो पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हमने देखा था कि कई नेता अब तक कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हुए थे। हालांकि अब उनका स्वास्थ्य बेहतर बताया जा रहा है, उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और एक के बाद एक कई नेता अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। और अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। किशोर उपाध्याय का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरे संपर्क में जो भी लोग आए हैं वो सावधानी बरतें और खुद को आइसोलेट कर लें। बात करेंगे अगली अहम खबर की। उत्तराखंड में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 263 नए मामले सामने आ गए हैं। कोरोना से 7 लोगों की मौत हो गई है। कुल मरीजों की तादाद 91,544 तक जा पहुंची है। तो लगातार कोरोना के आंकड़े फिलहाल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 263 नए मामले सामने आ गए हैं और कई लोगों की मौत भी हुई है। तकरीबन 7 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है पिछले 24 घंटे के दौरान और आंकड़ा जो है वो फिलहाल बढ़ता जा रहा है। अगर कुल मामलों की बात की जाए तो 91,544 अब तक कोरोना के कुल मामले उत्तराखंड से सामने आ चुके हैं। तो ये अहम खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं जहां कोरोना का कहर फिलहाल थमता हुआ दिखाई
नहीं दे रहा है। आए दिन कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 263 नए मामले सामने आ गए हैं, जबकि 7 लोगों की मौत हुई है। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी अंकित काला से। अंकित, उत्तराखंड में फिलहाल जो कोरोना का कहर है वो थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आए दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है अंकित? बिल्कुल, देखिए राज्य में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और कल 263 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और इसकी वजह से जो संख्या है वो भी 91,000 से पार हो चली है। 91,544 के करीबन जो राज्य में अब तक कुल मरीजों की संख्या जो है वो हो चुकी है। लेकिन एक अच्छी बात ये मावे की जो संक्रमित व्यक्ति हैं वो भी काफी अच्छी जल्द जो है उनकी रिकवरी भी हो रही है और अब तक कई हजार जो मरीज हैं वो स्वस्थ भी होकर के अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो कोविड के नियम हैं उसका सख्ताई से पालन किया जाए। इसके अलावा पुलिस प्रशासन की ओर से भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे हैं। इसके अलावा भी प्रशासन की तरफ से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन ना हो सके, लेकिन बावजूद उसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता जरूर बढ़ गई है। लेकिन जो रिकवरी हो रही है उस पर भी वो भी एक सकारात्मक तरीके से सरकार इसको देख रही है और कहीं ना कहीं वो भी एक सकारात्मक है कि रिकवरी भी जो है वो काफी हद तक बेहतर हो रही है। जी बिल्कुल अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अहम जानकारी हमें देने के लिए। काशीपुर में परिवहन विभाग की लापरवाही के चलते डग्गामार वाहनों के साथ साथ निजी वाहनों का प्रयोग करने वाले लोग भी यातायात नियमों का पालन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और काशीपुर में परिवहन विभाग इन सब को देखते हुए भी कार्रवाई के नाम पर मात्र खानापूर्ति कर रहा था। आंखें मूंद करें, प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब काशीपुर में एआरटीओ का ट्रांसफर होने के बाद नए एआरटीओ अशीत कुमार ने चार्ज संभाला है। एक्शन मूड में दिखाई दे रहे हैं और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को सख्त हिदायत दी है कि यातायात के नियमों का पालन करें और यातायात नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। वाहन नियमानुसार चलते हुए पाए जाएंगे और अगर जो उनके पेपर अगर प्रपत्र सही नहीं हुए तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, जो भी वाहन यात्री वाहन है उनमें अगर क्षमता से अधिक सवारी पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लक्सर में बीजेपी महिला मोर्चा की नई कार्यकारिणी की परिचय बैठक आयोजित की गई। बैठक में लक्सर विधायक और मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने अनुशासित रहते हुए सरकार और संगठन के हित में काम करने के निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए। लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि भारत में नारी को देवी मानकर उसकी पूजा करने की संस्कृति रही है, इसलिए महिलाओं का सम्मान जरूरी है। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रीता चमोली ने कहा कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहाँ हमेशा सुख और संपन्नता आती है। उन्होंने आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के साथ ही संस्कार देने का संदेश महिलाओं को दिया। उन्होंने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अनुशासित रहकर संगठन के लिए काम करना चाहिए, ये कहा। महिला मोर्चा की लक्सर नगर अध्यक्ष अनीता राजपूत ने कार्यकारिणी की घोषणा की। इसमें रमन शर्मा और रजनी को महामंत्री, अनुराधा शर्मा समेत कई महिलाओं को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। वहीं साधना शर्मा, पुष्पा नामदेव, राखी, सुमन, रानी, सरोज को मंत्री, ममता गर्ग को कोषाध्यक्ष बनाया गया। बहुत अच्छा लगा हमारी इस बैठक में, इन्होंने समय दिया अपना, हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। और जौनपुर विकासखंड के ग्राम मेट से भूयांसारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया गया। बस सेवा के ग्राम मेट से भूयांसारी होते हुए ग्राम खेड़ा मल्ला में आजादी के पहली बार बस सेवा के पहुंचने के साथ हुई PMJSY के जरिए नियमित 8 किलोमीटर सड़क ग्राम मेट से भूयांसारी तक की कुल लागत 515 लाख रुपए स्टेज प्रथम की है। इस PMJSY सड़क से मेट से भूयांसारी तक आधा दर्जन गांव की 5000 आबादी को सड़क सुविधाएं प्राप्त होंगी। ग्राम खेड़ा, पापरा और भूयांसारी में आजादी के 74 साल बाद बस पहुंचने पर ग्रामीणों में और बच्चों में काफी उत्साह और खुशी की लहर है। इस अवसर पर ग्राम खेड़ा में PMJSY के अधिकारियों का ग्रामीणों के जरिए फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। हाँ, मैं राइस बेलवाल हूँ। अच्छा, ये इधर पे आ रहा है रमसारी ग्राम में। PMJSY के अंतर्गत जो सड़क बनाने की योजना चली है उसमें हमारा जो हमारे गांव में बस आई है, हम आज और हर्षोल्लास के साथ और खुशी के साथ, हमें खुशी है यहाँ पे कि हमारे गांव में बस पहुंची है
हमारी इस रोड को बनने से यहाँ से हमारे उत्तरकाशी और आगे भी कई रूट चालू हो जाएंगे। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ये हमारी भारत सरकार की योजना है, जिसमें हम ग्राम भूयांसारी को संयोजित कर रहे हैं। ये जो रोड है मेड से भूयांसारी होते हुए 8.5 किलोमीटर लंबाई पे बनाई गई है, जिसमें स्टेज प्रथम का कार्य, कटिंग, ग्रेड सुधार का कार्य किया गया है। इसमें 5 ग्राम सभाएं संयोजित हो रही हैं, जिसमें आपकी मेड मल्ला, आपका चकपोत, खेड़ा, पापरा से होते हुए भूयांसारी तक। इसमें हमको जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भूयांसारी में आने में 2 किलोमीटर शॉर्ट हो रहा है। पहले इनको घूम के 4 किलोमीटर जाना पड़ता था। अब ये रोड बनने से बच्चे स्कूल तक आ सकते हैं भूयांसारी में। इससे बहुत सारे गांव जुड़े हैं और गांव जुड़ने के साथ साथ जो यहाँ पशुपालक लोग हैं जिनको उत्तरकाशी जाना है, वो अपनी दूध हो या फसल हो वो आप अपने उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में भी बेच सकते हैं, देहरादून जा सकते हैं। अब तो इधर से इतना शॉर्ट हो गया कि करीबन 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर का फर्क पड़ गया और इससे पूरी क्षेत्र की जनता को आने में समय बर्बाद नहीं होगा और काफ़ी चीज़ों की अपने सामान लाने की सुविधा प्राप्त होगी। काशीपुर के बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा ने एयरपोर्ट के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय की भूमि का अधिग्रहण करने को किसानों के लिए गलत बताया है। आपको बता दें कि काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान हरभजन सिंह चीमा ने उत्तराखंड के पंतनगर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए पंतनगर की जमीन लिए जाने पर आपत्ति जताई। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंतनगर विश्वविद्यालय अनाज के उत्पादन में वृद्धि की दिशा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। ऐसे में पंतनगर विश्वविद्यालय की जमीन को लेने से खाद्य उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंतनगर यूनिवर्सिटी की जमीन को न लेकर आसपास के क्षेत्र से सरकारी जमीन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाना चाहिए। आज अगर पहाड़ों की रानी मसूरी में 2 अलग अलग झगड़ों में जमकर हंगामा हुआ, जिसको शांत कराने को लेकर पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। शराब के नशे में पर्यटकों के जरिए स्थानीय लोगों के साथ जमकर गाली गलौज की गई, जिसको लेकर स्थानीय लोगों और पर्यटकों में जमकर हाथापाई भी हुई। पर्यटकों और स्थानीय लोगों में हुई हाथापाई को लेकर माल रोड में अफरा तफरी मच गई। 2 गुटों के बीच बवाल की सूचना मिलते मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों झगड़ों को लेकर माल रोड में लोगों की भारी भीड़ जमा होने पर पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए सख्ती भी अपनानी पड़ी और दोनों गुटों को कोतवाली ले गई, जहां दोनों गुटों के जरिए तहरीर दी गई। वहीं पुलिस के जरिए कानूनी कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के मेडिकल करवाए गए हैं। वहाँ पे हम लोग ये लोग वहाँ से सामान ले रहे थे शॉप से, तो शॉप से सामान लिया तो उन्हें जैसे उन्हें लगा रेट ज़्यादा, तो उन्होंने पूछा भैया कितने का है ये, आप रेट बता दीजिए। तो उन्होंने गलत तरीके से बोला, तो फिर मैंने उस समय मैं एट टाइम ये नहीं था, तो मैंने उन्हें समझाया। फिर इतने में हम आए तो इतने में उसने बोला गाली दे दी, तो उसने बोला भैया गाली मत। तो फिर मैंने भी बोला कि गाली मत दो, तो फिर उनने जैसे एक अपनी लोकल गुंडागर्दी होती है भैया, वो दिखाते हुए सीधा उसका हाथ छोड़ा और लड़की पे भी भैया लकड़ी मारी जो उसके लगी है भैया। तो क्या शराब की बोतल भी आपने उसके सर पे मारी? नहीं, कोई शराब की बोतल नहीं मारी भैया, कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी वो। अच्छा। काशीपुर में पिछले काफी दिनों से जंगली जानवर आबादी वाले क्षेत्रों में अपनी दस्तक देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी गुलदार, अजगर तो कभी हिरन, बारासिंगा, तो अब से ही जंगली जानवरों की दस्तक से गांव क्या शहर में भी अब लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। आबादी वाले क्षेत्र में घूमते हुए सेही का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। दरअसल काशीपुर में इन दिनों रिहायशी इलाकों में वन्य जीवियों का आना जाना लगा हुआ है, तो अब काशीपुर के विजयनगर मोहल्ले में सेही ही नाम का एक वन्य जीव भी घूमता हुआ दिखाई दिया, जिसके पीछे गली के कुत्ते पड़ गए। सेही ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। ये पूरा घटनाक्रम वहीं लगे पार्षद के सीसीटीवी में कैद हो गया। कुत्तों के लिए सुकून की बात ये रही कि सेही ने अपने कांटे नहीं छोड़े। की रात की घटना है कि जब हम रात बाहर टहल रहे थे तो रास्ते में कुछ अजीब सा जानवर दिखाई दिया, जिसके लंबे लंबे कांटे थे चेहरे पर। वो कुछ कुत्तों के पीछे पड़ रहा था, कुछ इधर उधर भाग रहा था। और बिल्कुल बीच शहर में वार्ड नंबर 39 की घटना है। और रात में उसको देखकर लोग सब घर में घुस गए। वो पूरी रात उसका आगमन रोड पर रहा। अब हमारे कॉलोनी के वासी भी, हमने वन विभाग को टीम कर फ़ोन करा, लेकिन उनका फ़ोन उठ नहीं पाया। अब रात को हमने देखा गया तो अगर इस तरीके के जंगली जानवर पहली बार देखा गया है, वो भी शहर के अंदर, इसमें यहाँ पर लोगों में बहुत दहशत का माहौल बना हुआ है।
खबर लक्सर से है। प्रशासन भले ही लाख दावे करे कि अवैध खनन बंद है, लेकिन लक्सर क्षेत्र में प्रशासन के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। इसका ताजा प्रमाण उस समय सामने आया है जब खुद एसडीएम पूरन सिंह राणा ने तहसीलदार सुशीला कोठियाल की अगुवाई में 3 टीम बनाकर एक सूचना पर रायसी, भिकमपुर और बोगपुर क्षेत्र में गंगा नदी इलाके में छापामार कार्रवाई की। टीमों ने मौके से आधा दर्जन खनन वाहन पकड़े हैं जो खनन सामग्री से लदे हुए हैं। इसके अलावा क्षेत्र के निंदपुर और पंचेवली इलाकों में भी बाण गंगा नदी के कई घाट पर अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। क्षेत्र के ग्रामीण तो खुल्लम-खुल्ला आरोप लगा रहे हैं कि अवैध खनन करने वालों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो बेधड़क अवैध खनन कर रहे हैं। उधर एसडीएम पूरन राणा का कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ उनका अभियान लगातार जारी रहेगा। इलीगल माइनिंग को लेके पुलिस रेवेन्यू के द्वारा जॉइंटली प्रॉपर कंटिन्यू कार्रवाई की जा रही है। अभी 2 डेज पहले भी रूटीन चेकिंग की गई थी और आज पुनः पुलिस, तहसीलदार और रेवेन्यू टीम के द्वारा रायसी रोड एंड हरिद्वार रोड में रूटीन चेकिंग करके तो 8 से 10 ऐसी गाड़ियाँ आइडेंटिफाई की गई है जिनके पास कोई भी पेपर्स नहीं थे माइनिंग से रिलेटेड, तो उनको माइनिंग एक्ट में सीज किया गया है और उनके खिलाफ एज ए लॉ प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। लक्सर क्षेत्र में अवैध खनन बड़े जोरों पर चल रहा है। इसका भंडाफोड़ आज प्रशासन ने खुद किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये खनन से लदे वाहन जो एसडीएम आवास के बाहर खड़े हुए हैं। इसके अलावा जो एसडीएम आवास के परिसर में भी मैं कैमरा में कहूँगा, ये ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ और कुछ डंपर हैं जो अवैध खनन सामग्री से लदे हुए हैं। ये आज पकड़े गए हैं और ये हालात पिछले कई दिन से लगातार चल रहे थे। सूचना प्रशासन को मिल रही थी। आज एसडीएम खुद और तहसीलदार मैदान में उतरे और उन्होंने पूरी टीम के साथ में ये छापेमारी कार्रवाई की है, जिसके दौरान 1 दर्जन से अधिक खनन वाहनों को पकड़ लिया गया। इन सबको ला करके सीज करने की कार्रवाई भी की जा रही है। हालात इसलिए खराब हैं चूंकि पिछले कुछ दिनों से प्रशासन कोविड नियंत्रण में लगा हुआ था, इसलिए खनन माफियाओं के हौसले बुलंद थे और लगातार जो नदियाँ हैं या फिर नदी घाट है उन पर कंटिन्यू रेत और बजरी का खनन किया जा रहा था। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि खनन माफियाओं को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन को लगातार अभियान चलाने होंगे, तभी जा करके कहीं ना कहीं खनन माफिया पर लगाम कसी जा सकती है। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।